नमस्कार। मैं विवेक कुमार एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस ई लर्निंग की कक्षा में ब्रिटिश भारत के भू राजस्व नीति और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है अंग्रेज़ों के अधीन अपनाई गई भू राजस्व नीति का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने जो भू राजस्व नीति अपनाई थी उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत आता है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक के पाठ्यक्रम में यह पेपर 5 में टॉपिक दिया हुआ है। बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए उसके पत्र संख्या 5 में इस विषय पर पढ़ना है कि ब्रिटेन या ब्रिटिश कालीन भारत के भू राजस्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम लोग इस चर्चा में उसके प्रभाव पर फोकस करेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। भू राजस्व का मतलब स्पष्ट है कि ज़मीन से जुड़ी हुई नीतियाँ, मतलब ज़मीन के राजस्व से, भू मतलब ज़मीन के राजस्व से, भूमि के राजस्व मतलब कि खेती के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था या भूमि के प्रयोगों के ऊपर जो लगान लगाया जाता था उससे संबंधित नीतियाँ। औद्योगिकरण के पहले राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा खेती से ही आता था। अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का सबसे बड़ा स्थान था, सबसे बड़ा हिस्सा था और सरकार को उसके राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा खेती से ही मिलता था, ज़मीन के लगान से मिलता था। तो ज़मीन के लगान से अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन के लगान संबंधी नीतियाँ बनाई, उस नीति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के गाँवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, खासकर जो लोग खेती में संलग्न थे उनका क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज पर, पूरे भारतीय समाज पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पहले से संक्षेप में थोड़ी भूमिका के रूप में हम बता दें। भारत में बक्सर और प्लासी के बाद अंग्रेजी सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई और बंगाल में मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद वह यहाँ की एक कानूनी सत्ता के रूप में, मतलब कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कंपनी को एक कानूनी अधिकार मिल गया भारत पर शासन करने का। शुरुआती दौर में उसने सीधे सीधे बंगाल के प्रशासन को अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि उसे 2 हिस्से में बांट दिया, दीवानी और फौजदारी। और दीवानी अधिकार उसने स्वयं लिया और फौजदारी अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में रखा। तो भारतीय सत्ता में को स्थापित करने के बाद भी कंपनी जो थी वो चूँकि अंग्रेजी सरकार के अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन, वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड थी। तो कंपनी का मूल प्रकृति जो था वो व्यापारिक था। उसका मूल उद्देश्य जो था वह था कि पूर्व की ओर से व्यापार करके लाभ कमाना, और इसी उद्देश्य से कंपनी को बनाया गया था। लेकिन विभिन्न वजहों से कंपनी को भारत में राजनीतिक सफलता मिलती गई और उसने सत्ता के संरक्षण से निकलकर स्वयं सत्ता को हासिल कर लिया। अब उसे सत्ता के संरक्षण की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वे स्वयं सत्ता में आ चुके थे। लेकिन कंपनी का मूल उद्देश्य वही था
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही रजिस्टर्ड थी और कंपनी के जो साझेदार थे, कंपनी के जो पार्टनर थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, उसे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही जानते थे, जिसका मूल उद्देश्य था मुनाफा कमाना और अपने सदस्यों के बीच उसे वितरित करना, अपने सरकार को लाभ देना, अपने सरकार को टैक्स देना और लाभ के हिस्से को ब्रिटेन ले जाना। तो सत्ता स्थापित होने के बाद भी कंपनी का उद्देश्य यही रहा कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ कमाया जाए, धन को कमाया जाए और वो धन यहाँ से ब्रिटेन चला जाता था बहुत सारे तरीक़ों से। किसी कक्षा में फिर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि धन का निष्कासन किस प्रकार हुआ भारत से, इसके बारे में भी जानेंगे। तो नव स्थापित सत्ता जो थी उसने अपना लक्ष्य शुरू से यही रखा कि किस तरह अधिक से अधिक धन की प्राप्ति की जाए, किस तरह अधिक से अधिक धन को लेकर अपने देश, अपने मूल देश, मातृ देश मतलब जो इंग्लैंड था वहाँ वापस चला जाया जाए। तो वे अपनी सारी नीतियों को इस प्रकार बनाते थे कि कंपनी के राजस्व में कंपनी का राजकोष लगातार बढ़ता जाए। इसी उद्देश्य से उसने भारत में भी भू राजस्व नीति बनाई, भारतीय खेती के संदर्भ में भी भू राजस्व नीति बनाई। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि वे नीतियाँ तो बना सकते थे लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, क्योंकि नियम बना देना और उसे लागू करना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। नियम बना देना आसान है लेकिन उसे किस तरह से लागू किया जाए, उसे किस तरह उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, पूर्व से भारत में नहीं थी, न ही भारतीय संस्कृति का ज्ञान था, न ही वह भारतीय सामाजिक वर्ग में स्थापित वर्ग था। तो उसे इस राजस्व संग्रह के लिए किसी न किसी भारतीय की मदद लेनी ही पड़ती, कर्मचारियों की एक श्रृंखला बनानी पड़ती, नौकरशाही की एक फौज तैयार करनी पड़ती कि व्यवस्थित रूप से राजस्व उसके पास आ सके। तो सत्ता स्थापित होने के बाद धीरे धीरे कंपनी ने वो सारे काम किए जो उसकी सत्ता को दीर्घकालीन समय तक जीवित रख सके और शोषण एक व्यवस्थित तरीके से होता रहे। तो उसका मूल उद्देश्य था अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना और आर्थिक बचत को, आर्थिक धन को, अधिशेष धन को भारत से निकालकर अपने देश ले जाना। और इसी उद्देश्य से उसने भू राजस्व नीति अपनाई। भू राजस्व नीति का मतलब है लगान वसूल करने संबंधी नीति। क्योंकि भारत एक बड़ा देश था और पूरे भारत में एक समान नीतियों को लागू कर पाना उसके लिए काफ़ी कठिन था, इसलिए उसने भू राजस्व अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग लगान पद्धति अपनाई। मोटे तौर पर हम लोग 3 भागों में भू राजस्व नीतियों को देखते हैं। उन्होंने 3 प्रकार की नीति अपनाई। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अस्थायी व्यवस्था लागू की, किसी क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की और किसी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। महलवाड़ी क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी और अस्थायी व्यवस्था क्या थी। तीनों चीज़ों में, अस्थायी व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से जमींदार वर्गों का उदय करवाया गया। जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार दिया गया कि वो लगान वसूल कर उसका एक निश्चित भाग जो लगान वसूली में खर्च हुआ था या कमीशन के तौर पर अपने पास रख के बाकी पैसा राजकोष में जमा कर देंगे। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधे तौर पर और महलवाड़ी में गांव के मुखिया के साथ या महल के किसी एक आदमी के साथ, प्रमुख के साथ राजस्व संबंधी डीड बनाया जाता था, राजस्व संबंधी ऋण पत्र तैयार किया जाता था कि इतना इतना टैक्स है और इतने दिनों में आपको देना है। रैयतवाड़ी में सीधे हर किसान की अपनी अपनी जिम्मेवारी थी और महलवाड़ी में सामूहिक रूप से उस क्षेत्र या महल की जिम्मेवारी होती थी। तो इस तरह ब्रिटिश खजाने में टैक्स देना है। अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर आपके ज़मीन को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी या सरकार आपकी ज़मीन को हथिया लेगी। तो पूरे भारत में इन 3 व्यवस्थाओं को लागू किया गया। तीनों व्यवस्थाओं में कुछ कुछ चीज़ों में अंतर था,
लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था कि अधिक से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति, लगान की प्राप्ति हो सके और राजकोष को बढ़ाया जा सके, ताकि बढ़े हुए राजकोष को फिर वो अपने देश सुविधानुसार ले जा सकें। तो अब हम लोग इस क्लास में हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका असर भारतीय समाज पर क्या पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से कितनी प्रभावित हुई। तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि इस नीति में, इस भू राजस्व नीति में कंपनी किसानों के साथ या किसी बिचौलिए के साथ या किसी प्रमुख व्यक्ति के साथ, महाल के मुखिया के साथ समझौता करती थी, जिसमें लगान की राशि निर्धारित की जाती थी कि लगान की राशि इतनी हुई और इतने दिनों में इस समय तक जमा करनी है। अगर निर्धारित अवधि तक लगान जमा नहीं होता था तो सरकार ज़मीन को नीलाम कर लेती थी और बेच देती थी। तो अब क्या हुआ कि ज़मीन जो है वो एक, जो पहले किसानों की संपत्ति थी, वो ज़मीन अब सरकार की संपत्ति हो गई और वो एक संपत्ति बन गई। ज़मीन एक संपत्ति बन गई, चाहे उसे किसान बेच सकता हो या फिर कंपनी बेच सकती हो, सरकार बेच सकती हो, ज़मींदार बेच सकता हो, मतलब संपत्ति के रूप में ज़मीन बदल गई। ज़मीन को हस्तांतरण किया जा सकता था, एक निजी मिल्कियत के रूप में उसे क्रय विक्रय उसका किया जा सकता था। तो इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लगान न चुका पाने की स्थिति में या तो सरकार उसे बेच देती थी या ज़मीन को गिरवी रख के किसान उस पर पैसा उठाता था और उससे टैक्स को सरकार को भरता था। गिरवी रखने का मतलब है कि किसी सामान को किसी धनवान व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति या बैंक के पास रख करके उसके कीमत के बराबर या उसके कीमत पर कुछ पैसा उठाना, कर्ज लेना, जिसके लिए सूद की रस्म तय कर दी जाती थी और जब धन हो जाए सूद के साथ उस धन को लौटाकर फिर अपने सामान को वापस ले लेना। तो इस तरह ज़मीन को गिरवी रखा जाने लगा। ज़मीन को गिरवी इसलिए भी रखा जाने लगा क्योंकि किसानों को भय था कि अगर वो ज़मीन का लगान नहीं देंगे तो अंग्रेज़ उसे नीलाम करके बेच देगी, तब तो ज़मीन भी हाथ से चला जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। तो लगान चुकाने के भय से वे ज़मीन को बेच देते थे। लगान की राशि जानबूझकर ऊंची रखी गई, लोभवश लगान की राशि ऊंची रखी गई बिना किसी सरकारी सहायता के। सरकार की तरफ से खेती के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई, न ही प्रतिकूल परिस्थिति में प्रकृति की मार से खेतों को, किसानों को बचाने का कोई प्रयास किया गया, न ही सरकार की तरफ से कोई अनुदान, ऋण वगैरह जारी किया जाता था। खेती करना, उसमें लाभ या हानि उठाना किसानों की व्यक्तिगत समस्या थी या उसके व्यक्तिगत कार्य थे कि उससे उसे लाभ होता है या हानि होती है और सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं था। अधिकांश स्थिति में किसानों की स्थिति खराब ही रहती थी क्योंकि प्रकृति का मार अगर खेतों को पड़ा तो मूल भी वापस नहीं निकल पाता था, लाभ की बात तो छोड़ दी जाए। उस स्थिति में वो ज़मीन को गिरवी रख के सेठ साहूकारों से पैसा ले लेता था। दूसरा यह था कि खेती के तौर तरीके पारंपरिक पुराने ही थे, उसमें कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा था, न ही कोई नई तकनीक आ रही थी। पारंपरिक रूप से खेती की जा रही थी जिसका मुख्य उद्देश्य केवल भरण पोषण तक ही सीमित था। अंग्रेज़ों के पहले भरण पोषण के अलावा कुछ राशि सरकार को दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ जब से आए तब से उन्होंने ज़मीन को नीलाम करने की प्रथा शुरू करी, ज़मीन को छीनने की प्रथा शुरू की। सीधे तौर पर या तो वो किसानों से ज़मीन ले लेते थे और उसे नीलाम कर देते थे लगान न चुका पाने के लिए। जहाँ पर बिचौलिया वर्ग उपस्थित होता था वो बिचौलिया वर्ग किसानों की ज़मीन छीन लेता था और उसे अपने पास रख लेता था लगान नहीं देने की स्थिति में, और उस ज़मीन को वो बेच लेता था या किसी दूसरे किसानों को हुंडा दे देता था। तो इस तरह ज़मीन हस्तांतरीय बन गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्ज उठाना तो आसान था, लेकिन
कर्ज के ऋण की राशि इतनी ज़्यादा होती थी कि उसे चुका पाना मुश्किल होता था और नहीं चुका पाने की स्थिति में किसानों को ज़मीनों से हाथ धोना पड़ता था। तो ये किसान अपने ज़मीन से उखड़ते चले गए। ज़मीन गिरवी रखने के कारण किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। राजस्व की दर कम ज़्यादा थी, राजस्व काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लगान की राशि ज़्यादा होती थी और फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों के पास कुछ अतिरिक्त नहीं बचता था कि वो और कहीं से पैसे का इंतजाम करके ज़मीनों को छुड़ा ले। फलतः ऋण ऋण और ऋण, इस तरह वो ऋण के जाल में फंसते चले जाते थे और अंततः अपने ज़मीन से हाथ धो बैठते थे। जब ऋण की राशि ज़्यादा हो जाती थी, तय समय पर वो अपने ऋण को नहीं चुका पाते थे, तो सेठ साहूकार ज़मींदारों के द्वारा उसके ज़मीन को हड़प लिया जाता था। अब वो अपने ज़मीन से किसान, जब ज़मीन ही चला गया तो किसान से वो मज़दूर के रूप में बदल जाते थे। फिर वो मज़दूर के रूप में खेती करना शुरू करते थे। किसके पास? जिसके पास ज़मीनें थी, उस ज़मीनों पर, अपनी ही ज़मीन पर वो किसान से मज़दूर के रूप में आ गए और इस तरह उसकी दशा दिनों दिन खराब होती गई, दिनों दिन गरीबी में फंसते चले गए। दूसरा इसका परिणाम यह हुआ कि इस मध्यम वर्ग के, इस बिचौलिए वर्ग के पास, जो सेठ साहूकार के रूप में थे, ज़मींदार के रूप में थे, ये ऋण के रूप में जो किसानों से ज़मीन देकर ऋण देते थे, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, नैतिक या अनैतिक तरीके से किसानों के अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर, किसानों की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर, किसानों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर ये किसी प्रकार से किसानों की ज़मीनों को हथिया लेते थे, या तो सूद की दर ऊंची रख के, या लगान नहीं सूद नहीं चुका पाने की स्थिति में। तो ये इनके पास ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जमा होती गई, ज़मीनें बढ़ती गई, किसान उजड़ते गए। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि अधिक से अधिक ज़मीनें बिना खेती की ही रह गई। मतलब किसान अपने ज़मीन से उखड़ गए और इनके पास भूमि का संकेंद्रण बढ़ता गया, बड़ी बड़ी जोतों का आकार बड़ा होता गया। लेकिन ये चूँकि सेठ साहूकार थे, ये किसान तो थे नहीं कि उस पर खेती करवाने जाएं, और जो खेती करवाते थे, जितनी ज़मीनों पर खेती करवाते थे, वो पर्याप्त नहीं होती थी। सभी ज़मीनों पर खेती नहीं करवा पाते थे तो उसे ऐसे ही पड़ती छोड़ देते थे। चूँकि खेत जो था वो एक संपत्ति के रूप में बदल चुका था, तो उससे इसे खेती से इनकी आजीविका, सेठ साहूकारों की आजीविका खेती पर निर्भर नहीं थी, इसलिए खेती की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था। परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसे ही पड़ती छूट जाती थी और किसान भी अपनी ज़मीन पर एक मज़दूर के रूप में काम करते थे। इसका असर यह हुआ कि उत्पादन में गिरावट आने लगी, कृषि उत्पादन में गिरावट आने लगी। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि अकाल की बारंबारता बढ़ गई। किसानों के पास जो ज़मीन थी, अकाल कैसे बढ़ा? तो पहला कि किसानों के पास जो ज़मीन थी उस पर भू राजस्व की दर काफ़ी ज़्यादा थी। किसानों को इतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता था कि वह टैक्स भी चुका दे और जो ज़मीन से उपज हुई उससे अपना पेट भी भर ले, और फिर जो पैसे बचे उससे कोई नई नई तकनीक, अच्छे किस्म के बीज, खाद वगैरह का प्रयोग कर सके। उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। कृषि जो था वो केवल जीवन निर्वाह का एक जरिया बन गया। तो अतिरिक्त उत्पादन की संभावना समाप्त हो गई। प्रकृति की मार पड़ती थी, वर्षा नहीं होती थी, वर्षा पर आधारित खेती थी, वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल चौपट हो जाती थी, तो अकाल पड़ जाता था। खेती में नवीन संसाधनों का प्रयोग नहीं था, परिणामतः खेती की उर्वरा शक्ति घटती जाती थी और अकाल शुरू हो जाता था। अकाल कहते हैं जब खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो, उत्पादकता काफ़ी कम हो जाए और खाद्यान्न की कमी हो जाए, तो उपज नहीं हुआ तो फिर अकाल की स्थिति आ गई। सेठ साहूकारों ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें ऐसे ही पड़ती पड़ी रहती थी जिस पर उत्पादन कार्य नहीं किया जाता था, उससे भी अकाल की बारंबारता बढ़ती गई। भू राजस्व की दरें बहुत अधिक थी, खेती अलाभप्रद होती जा रही थी। परिणामतः किसानों का भी जमीन खेती से मोह भंग होने लगा और वो मजदूरी की ओर मुड़ गए। खेती से
जब खेती ही अलाभप्रद हो गई तो खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे या दूसरे कामों में मुड़ गए। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में कमी आ गई, खाद्यान्न फसलें उत्पादन ही नहीं हुई, तो अकाल की बारंबारता बढ़ी। और 18वीं 19वीं सदी का इतिहास उठाकर देखें तो भारत में बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग काल कलवित हो चुके हैं। तो उत्पादन में कमी और अकाल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रह गया। जब खेती अलाभप्रद हो गई या जीवन निर्वाह की दशा में आ गई तो लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी आ गई। लोगों की क्रय शक्ति में कमी आई तो इसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया, क्योंकि जब क्रय शक्ति रहेगी तभी किसी दूसरी वस्तुओं का उपभोग किया जाएगा। लेकिन अगर लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है तो उनका प्रारंभिक उद्देश्य केवल भोजन हो जाता है कि भोजन पर खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए भोजन खाना ज़्यादा ज़रूरी है। परिणामतः दूसरे चीज़ों के क्रय विक्रय को लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे चीज़ों का जब उपभोग नहीं होता है तो उसके उत्पादन पर असर पड़ता है, और इस तरह एक एक करके दूसरे चीज़ों के उत्पादन भी धीरे धीरे कम होते गए और अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ती हुई चली गई। तो केवल ये भू राजस्व नीति पूरे अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने में सहायक सिद्ध हुई। यह केवल किसान से, भू राजस्व सीधा संबंधित है किसान से, लेकिन इसने पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। गांव में जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था वह एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में था, मतलब कि कुटीर उद्योग और खेती का एक अंतर संबंध बना हुआ था, और उत्पादन व्यवस्था में गांव स्थानीय स्तर पर उत्पादन व्यवस्था में गांव के सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जब खेती पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, जब खेती टूटने लगी, जब खेती कम होने लगी, उत्पादन का स्तर गिरने लगा, तो इसने अपने साथ साथ दूसरे चीज़ों के भी उत्पादन को प्रभावित किया और उसके उत्पाद में भी कमी देखी गई। परिणाम यह हुआ कि यह उत्पाद जो था यह धीरे धीरे ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी टूटने लगा और लोग आजीविका की खोज में बाहर जाने लगे। दूसरी चोट पहुंची कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और बाहर से बने बनाए हुए वस्तुएं ज़्यादा सस्ती पड़ने लगी। गुणवत्ता में भी वो अच्छी होती थी और मूल्य में भी कम सस्ती होती थी। परिणामतः स्थानीय मंडियों के व्यापारी स्थानीय उत्पाद इनका मुकाबला नहीं कर पाए और इस तरह ये पिछड़ते चले गए। तो ये आत्मनिर्भर इकाई टूटी ही, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इसने प्रभावित किया। इसके अलावा भू राजस्व नीति, अंग्रेज़ों ने जब भू राजस्व नीति लागू की तो उन्हें अपने और किसानों के बीच एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो लगान संबंधी कामों को देख सके और जो अंग्रेजी प्रशासन तक, अंग्रेज़ों तक भू राजस्व को वसूल कर पहुँचा सके। तो इस तरह के बिचौलिए वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग का सृजन हुआ। ये जमींदार वर्ग वे लोग कहे जाते थे जो बोली लगाकर, अधिक ऊंची बोली लगाकर लगान वसूली का अधिकार हासिल कर लेते थे और लगान वसूली करने के पश्चात उसे ब्रिटिश खजाने में जमा कर देते थे। अपने कमीशन को छोड़कर बाकी पैसे वो ब्रिटिश खजाने में जमा कर देते थे। तो इस तरह किसानों और अंग्रेज़ों के बीच एक वर्ग आ गया, जमींदार वर्ग। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा वर्ग भी आ गया, सेठ साहूकार वर्ग। यह वर्ग ऋण देने के लिए उपलब्ध था, इनके पास धन था और ये ज़मीन या किसी दूसरी कीमती वस्तुओं के बदले में किसानों को ऋण देता था और उस ऋण के एवज में उससे ब्याज वसूल करता था। अधिकांश समय में ऋण के लिए ब्याज की दरें ऊंची होती थी या किसानों के नहीं पढ़े लिखे होने के कारण इस राशि में भी बेईमानी कर ली जाती थी। दिया कुछ और जाता था, लिखवाया कुछ और जाता था। किसान निरक्षर थे,
पढ़े लिखे नहीं थे या अंधविश्वासी थे और विश्वास करके अंगूठा लगा देते थे और फिर ऋण जाल में फंस जाते थे। अंग्रेजी पुलिस और न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट थी, जो अक्सर पैसे के बल पर इन प्रभु वर्गों का, बिचौलिए वर्गों का साथ देती थी और भ्रष्टाचार के माध्यम से यह बिचौलिया वर्ग पुलिस प्रशासन और न्याय को अपने पक्ष में कर लेता था। न्याय मिलना महंगा भी था, इसलिए सभी के बस में नहीं था कि वो अदालत तक अपने मामलों को ले जा सके या लंबे अवधि तक केस को लड़ सके। तो इसका फ़ायदा भी बिचौलिया और उठाता था और भ्रष्टाचार के माध्यम से शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में हमेशा झुकाए रखता था। बेगार लेने की प्रथा भी मौजूद थी। बेगार कहते हैं बिना किसी मूल्य के दिए श्रम का संबंधी कार्य करवाना, मतलब कि अपने खेत खलिहानों, अपने घरों में किसी से कोई काम करवाना और बदले में उसे पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करना, मतलब मुफ्त में उससे श्रम संबंधी काम लेना। तो जमींदार वर्ग जो दूसरे किसानों की ज़मीनों को हड़प लेते थे लगान नहीं देने के कारण, वे अपने अधीन ज़मीनों में दूसरे किसानों के साथ दूसरे मजदूरों से बिगाड़ लेते थे, बिना किसी श्रम मूल्य के ताकत के बल पर उससे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। इसी तरह शोषण और अत्याचारों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई, जिससे कहीं न कहीं अंग्रेजी सत्ता का समर्थन हासिल था और वो बिचौलिया वर्ग किसानों मजदूरों के शोषण में लगा रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश भू राजस्व नीति का परिणाम थी। किसान लगातार कर्ज में डूबते चले गए, उत्पादन में कमी आई। उत्पादन में कमी आने का एक असर यह हुआ कि अकाल और क्रय शक्ति में ह्रास हुआ और अकाल में बढ़ोतरी हुई। किसानों की स्थिति लगातार गिरती गई। नए बिचौलिए वर्ग जो आए वे केवल एक शोषण का जरिया थे और उस शोषण से अंग्रेजी सत्ता भी लाभान्वित होती रही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदल गया, क्योंकि जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसमें भी गिरावट आई, वो टूटी और नई व्यवस्था पनप नहीं पाई, पुरानी व्यवस्था टूट गई। तो तात्कालिक रूप से यह भारत के लिए काफ़ी दुखदाई स्थिति थी। जो पारंपरिक ज़मींदार थे वो उखड़ गए, क्योंकि अब ज़मीन पर लगान वसूली का जिम्मा बोली लगाकर दिया जाने लगा, ठेके के माध्यम से दिया जाने लगा। जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती थी उसे ज़मींदारी प्रथा दी जाती थी और वो अपने द्वारा लगाई गई बोली का रकम अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके लिए उन्हें बहुतों बार किसानों से ज़बरदस्ती ज़्यादा लगान वसूलना पड़ता था, बेगारे लेनी पड़ती थी। वो किसानों का शोषण करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हो गए, जिसे सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त था। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भारत के निर्धनीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया, इसे तनावपूर्ण बनाया और धीरे धीरे इस कृषक असंतोष को कृषक विद्रोह की श्रृंखला तक पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरे नीति ने अपने अघोषित लक्ष्य अर्थात ब्रिटिश उपनिवेश के हितों को, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करने का काम बखूबी किया। इसने ब्रिटेन को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध करवाई, जिसके कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति की गति को तेज़ किया जा सका और साम्राज्य के शोषण को बढ़ावा दिया जा सका। अपने मातृ देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया गया। इस भू राजस्व नीति का कुल मिलाकर प्रभाव किसानों और भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर, सामाजिक परिदृश्य पर काफ़ी बुरा पड़ा। शुरुआत के दिनों में जो विद्रोह हम देखते हैं वो विद्रोह सीधे अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं होकर भारतीय बिचौलिए वर्गों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि शुरुआत के दौर में भारतीय किसानों, भारतीय मजदूरों को यह समझ नहीं बन पाई कि वास्तविक शोषक अंग्रेज़ हैं, क्योंकि बिचौलिए वर्ग जो थे वो अंग्रेज़ों के एक ढाल के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए शोषण जो था
शोषण का स्वरूप जो था, पहला विद्रोह जो था, वो इन्हीं जमींदारों, इन्हीं सेठ साहूकारों के विरुद्ध फूटता है। तो आज के क्लास में हम लोग ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभाव के बारे में देखें। अगले क्लास में फिर हम लोग नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।